हाय फ्रेंड्स, मैं विकास कुमार सिंह राधा कृष्ण कोचिंग सेंटर की ओर से कैमरामैन रवि रंजन के साथ आपके लिए हिस्ट्री का वीडियो पार्ट 2 टॉपिक लेकर आए हैं। इसमें फिर से 20 क्वेश्चन जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो आर्ट्स के लिए तो 12 आर्ट्स हो या किसी भी ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। इसलिए हम पहला क्वेश्चन आज शुरू कर रहे हैं। हमारे नए नए टॉपिक देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है महाजनपद की संख्या कितनी थी। महाजनपद की संख्या कितनी थी? तो इसका आंसर होगा 16। सी नंबर आंसर होगा। महाजनपद की संख्या 16 थी। इसमें आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल जान लीजिए। महाजनपद के बारे में जानकारी कहाँ से मिलता है? तो महाजनपद के बारे में जानकारी बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से प्राप्त होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, महाजनपद की जानकारी बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से मालूम चलता है कि भारत में 16 महाजनपद थे। जिसमें 16 महाजनपद में 2 महाजनपद जो है थे वह पाकिस्तान में पड़ता था, एक गंधार और एक कम्बोज, और शेष 14 महाजनपद भारत में अवस्थित था। जिसमें बिहार में 3 महाजनपद थे। इसमें बिहार में 3 महाजनपद थे। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बिहार का महाजनपद जो है मगध था, जिसकी राजधानी राजगिरी थी। तो हम समझ सकते हैं कि साहब इस पर फोकस कीजिएगा। सवाल उठता है महाजनपद कितने थे? तो महाजनपद 16 थे। इसमें भारत में कितने थे? 14 थे। 2 पाकिस्तान में थे, गंधार और कम्बोज। 14 महाजनपद में 3 महाजनपद जो है वह 3 महाजनपद हमारे बिहार से संबंधित थे। इसमें सबसे शक्तिशाली 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो था मगध था, जिसकी राजधानी राजगिरी थी। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। हर्यक वंश के प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? हर्यक वंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? तो हर्यक वंश के प्रारंभिक राजधानी जो है राजगिरी थी। हर्यक वंश के प्रारंभिक राजधानी राजगिरी थी। इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले ले। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। हर्यक वंश के स्थापना बिंबिसार द्वारा किया गया था और हर्यक वंश की राजधानी जो बनाया गया था वह राजगिरी को बनाया गया था, यानी राजगीर को बनाया गया था। बाद में राजधानी परिवर्तन होते रहा। हर्यक वंश के ही शासक उदयन द्वारा राजधानी को पाटलिपुत्र लाया गया था, यानी पटना लाया गया था। उसके बाद फिर से राजधानी परिवर्तन के दौर शुरू हुआ। पाटलिपुत्र से वैशाली राजधानी शिशुनाग वंश के शासक जो है शिशुनाग द्वारा किया गया था। तो और राजधानी फिर से जाकर अवस्थित हो गया पाटलिपुत्र, और पूरे मौर्य वंश तक, नंद वंश तक का ये पूरा जो है एंशिएंट में राजधानी पाटलिपुत्र ही रहा। तो इस पर और ध्यान देंगे। पहला राजधानी जो था हर्यक वंश के राजगीर था, और उसके बाद राजधानी उदयन द्वारा पाटलिपुत्र लाया गया, शिशुनाग द्वारा वैशाली लाया गया, और फिर से राजधानी कालासुर द्वारा पाटलिपुत्र ले जाके स्थापना किया गया, और बाद में जाके वहाँ पर राजधानी फिक्स हो गया था। अब अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन राजगीर किया गया था। प्रथम बौद्ध सम्मेलन जो है वह राजगीर में किया गया था। आपको बता दें 4 बौद्ध सम्मेलन हुआ। 4 बौद्ध सम्मेलन हुआ, जिसमें प्रथम बौद्ध सम्मेलन राजगीर में हुआ, द्वितीय बौद्ध सम्मेलन वैशाली में हुआ, और तृतीय बौद्ध सम्मेलन पाटलिपुत्र में हुआ, और चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ। चारों ऑप्शन यहाँ दिया गया है। फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा। प्रथम बौद्ध सम्मेलन राजगीर में हुआ, द्वितीय बौद्ध सम्मेलन वैशाली में हुआ, तृतीय पाटलिपुत्र में हुआ, और चौथा कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ। थोड़ा इसके बारे में डिटेल जान ले। प्रथम बौद्ध सम्मेलन 483 ईसा पूर्व में राजगीर में अजातशत्रु के समय में हुआ था। प्रथम बौद्ध सम्मेलन 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हर्यक वंश के शासक अजातशत्रु के समय में हुआ था। दूसरा बौद्ध सम्मेलन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में कालाशोक के समय में हुआ था, जो शिशुनाग वंश से संबंधित थे। तीसरा बौद्ध सम्मेलन 255 ईसा पूर्व में
पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। उस समय शासक अशोक थे जो मौर्य वंश से संबंधित थे। और चौथा बौद्ध सम्मेलन सदी के पहला साल में कुंडलवन जम्मू कश्मीर में कनिष्क के समय हुआ था जो कुषाण वंश से संबंधित थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सिकंदर किसके समकालीन था? तो सिकंदर समकालीन था घनानंद का। सिकंदर समकालीन थे घनानंद का। सिकंदर 326 ईसा पूर्व में, याद नहीं हो तो याद रखिएगा 3 दूना 6, यानी 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत आए थे। उस समय भारत आए तो सर्वप्रथम गंधार पर आक्रमण किए और गंधार के उस समय जो शासक था वो अम्भी था। अम्भी वहाँ के शासक थे। अम्भी के साथ युद्ध करने के बाद संधि हुआ। उसके बाद सिकंदर आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद सिकंदर पंजाब के शासक पोरस के बीच युद्ध किए और पोरस का युद्ध करने के बाद वह फिर से मगध की ओर अपना रुख किए। मगध की ओर रुख करने लड़ाई करने ही वाले थे तो इसी बीच में उनका सेना जो है ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया और ब्यास नदी को पार करने से इनकार करने के बाद सिकंदर को वापस लौटना पड़ा। ये मेन डिटेल इसके बारे में हम बताएंगे जब आपका चैप्टर चालू होगा तो हम पूरा डिटेल आपको इस पर बताएंगे। तो पहला हो यहाँ सिकंदर किसके समकालीन था? तो घनानंद के समकालीन था जो नंद वंश के ही शासक थे। घनानंद उन्हीं के समकालीन था। उसके बाद अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सिकंदर भारत कब आया? तो सिकंदर भारत कब आया? तो सिकंदर भारत 326 ईसा पूर्व में आया। सिकंदर भारत 326 ईसा पूर्व में आया, यानी 3 दूना 6 ईसा पूर्व में सिकंदर की भारत यात्रा हुआ था। और ये कहाँ के सिकंदर था? तो यूनान के था। यह पूरा यूनान जीतने के बाद भारत की ओर रुख किया था। एक और इसमें ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, 298 ईसा पूर्व। तो 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला क्वेश्चन है मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या करने के बाद अब नया वंश मौर्य वंश की स्थापना किए थे। इसमें उनको सहयोग इनके गुरु चाणक्य, इन्हीं का नाम कैटिल कहिए या इन्हीं का नाम विष्णुगुप्त कहिए, इन्हीं द्वारा इनको पूरा मदद किया गया था। इसलिए बाद में जाके चाणक्य को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किए थे। अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण कहाँ करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंचाई के लिए सुदर्शन झील का निर्माण ऑप्शन नंबर 1 गुजरात में करवाया था। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें। चंद्रगुप्त मौर्य अपने समय में सिंचाई के लिए, किसानों की सिंचाई के लिए कृत्रिम झील का निर्माण करवाए थे। यह कृत्रिम झील जो है गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में अवस्थित था। आपको क्वेश्चन बार बार पूछता है कि जो सुदर्शन झील कहाँ है? तो गुजरात में। अगर पूछे गुजरात में कहाँ है, कहाँ था, तो कहिएगा गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में था। कौन बनवाया था? तो कहिएगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाया गया था। इसके बारे में पूरा डिटेल है कि इसका मरम्मत कौन करवाया, उस समय राज्यपाल कौन था, तो पूरा डिटेल हम जब आगे की वीडियो में आपको बता देंगे। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु जो हुआ था श्रवणबेलगोला में हुआ था। इसके बारे में थोड़ा डिटेल आप जान लें। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में हुआ था। पूछेगा श्रवणबेलगोला कहाँ है? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में अवस्थित है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में अवस्थित है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में हुआ। कहाँ हुआ? तो श्रवणबेलगोला में हुआ। और श्रवणबेलगोला कहाँ है? तो कर्नाटक में है। अब कहेगा चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेलगोला में एक पर्वत है सिंगेरी पर्वत, उसी का नाम कहे चंद्रगिरी पर्वत। तो श्रवणबेलगोला में सिंगेरी पर्वत, चंद्रगिरी पर्वत पर संलेखन विधि, संलेखन विधि का अर्थ होता है उपवास विधि। उपवास भूखे प्यासे वो अपना शरीर को त्याग दिए और उनका मृत्यु वहीं पर हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु वहाँ हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था?
तो अशोक ने कलिंग पर आगमन 261 ईसा पूर्व में किया। कंफ्यूज नहीं होगा, ऑप्शन दिया है 261 ईस्वी, ईस्वी नहीं होगा, 261 ईसा पूर्व में अशोक जो है 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आगमन किए थे। और कब, तो पूछता है, कभी घुमा दे तो पूछ सकता है अपने गद्दी पर बैठने के कितने क्या मासा, तो अपने गद्दी पर बैठने के कहेगा आपको 8वां वर्ष। वह गद्दी पर बैठे 269 ईसा पूर्व में और 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आगमन किए थे, यानी 8वां वर्ष। और इसका उल्लेख कैमा शिलालेख में है, तो कलिंग युद्ध का उल्लेख 13वां शिलालेख में है। तो अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो भारत गणतंत्र हुआ 1950 ईस्वी में। भारत गणतंत्र हुआ 1950 ईस्वी में, क्योंकि गणतंत्र मतलब संविधान कब लागू हुआ, तो भारत में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। उसी समय भारत गणतंत्र हो गया। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त। तो भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को और भारत गणतंत्र हुआ 26 जनवरी को, यानी स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को और भारत गणतंत्र हुआ 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़े थे? महावीर स्वामी पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़े थे? तो पार्श्वनाथ जो थे जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। तो वह महावीर स्वामी जो थे पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत जोड़े थे, ब्रह्मचर्य जोड़े थे। महावीर स्वामी का कहना था कि इसे ब्रह्मचर्य नहीं होगा, तो जो ये सिद्धांत दिए थे पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए थे। ये कहते सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और असत्य। 4 सिद्धांत दिए थे पार्श्वनाथ। पहला दिए थे सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और असत्य। उनका कहना था कि सदा सत्य बोले, कहना था कि दूसरा कहना था कि लड़ाई नहीं करे, तीसरा कहना था चोरी ना करे, चौथा कहना था सदा जो है सत्य बोले, झूठ नहीं बोले। इसमें महावीर स्वामी एक जोर दिए ब्रह्मचर्य। वह कहे कि ये चारों फॉलो नहीं करेगा जब इसमें ब्रह्मचर्य नहीं जोड़ेंगे। तो महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत पर नया सिद्धांत जोड़े थे ब्रह्मचर्य। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध जो संवाद यानी उपदेश की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध के उपदेश की भाषा पाली थी। गौर कीजिएगा, गौतम बुद्ध जो उपदेश दिए यानी संवाद दिए उनका भाषा पाली थी। यहाँ अगर क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दे, पूछ दे महावीर स्वामी की जो थी उपदेश की भाषा क्या थी, तो महावीर स्वामी के उपदेश की भाषा प्राकृत थी। और प्राकृत को ही अर्धमगधी कहा गया है। प्राकृत भाषा का ही अर्थ है अर्धमगधी भाषा। तो महावीर स्वामी के कहेगा उपदेश की भाषा तो हो जाएगा प्राकृत या अर्धमगधी, और गौतम बुद्ध के उपदेश की भाषा तो पाली। एक ऑप्शन डी में है संस्कृत। तो महाभारत का जो भाषा था, महाभारत लिखा गया था, वह भाषा था संस्कृत भाषा में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है? तो हड़प्पा स्थल जो है वह रावी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा स्थल जो है वह रावी नदी पर स्थित है। फिर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा के लिए याद करने का थोड़ा बता रहे हैं। हड़प्पा में याद रखिएगा हरदम, हरदम। ह से हड़प्पा, हड़प्पा, र से रावी नदी, रावी नदी, द से दयाराम सहनी, दयाराम सहनी, और म से पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला। और कब हुआ? 1921 ईस्वी में। तो गौर कीजिएगा, हड़प्पा के लिए ये याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। हरदम, हरदम में हज मतलब हड़प्पा, र मतलब रावी नदी के तट पर अवस्थित था, द मतलब दयाराम सहनी जिसका खोज किए थे, और म मतलब यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में अवस्थित था। कब इसका खोज हुआ? 1921 ईस्वी में खोज हुआ था हड़प्पा का। उसके बाद चलते हैं, इसी में एक ऑप्शन है सिंधु नदी। तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर था, चनुहोद्रो भी सिंधु नदी के तट पर था। तो सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो और चनुहोद्रो। ब्यास नदी, तो ब्यास नदी का जो है ऋग्वैदिक काल में जो नाम था उसका नाम था विपाशा।
व्यास नदी का ऋग्वैदिक नाम विपाशा। और उस समय सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी था। ऋग्वैदिक काल में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी। तो पानीपत में 3 लड़ाई हुआ, जिसमें तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो 1761 ईस्वी में हुई थी। पानीपत का तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी। गौर कीजिएगा, प्रथम लड़ाई पानीपत का 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। प्रथम लड़ाई पानीपत का 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुए। पानीपत का दूसरा लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ। अंतिम हिंदू शासक हेमू के बीच और अकबर के बीच हुआ। वास्तव में अकबर इसमें भाग नहीं लिया था। इसमें अकबर के संरक्षक बैरम खां द्वारा लड़ा गया था, क्योंकि अकबर उस समय अपने संरक्षण में था बैरम खां के। तो पानीपत का दूसरी लड़ाई कहिए तो अकबर के संरक्षक बैरम खां और अंतिम हिंदू शासक हेमू के बीच हुआ था 1556 ईस्वी में। उसके बाद तीसरा लड़ाई 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली यानी अफगान था, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजय हुए, मराठा की हार हुई थी। और प्रथम लड़ाई में बाबर की जीत हुआ था, दूसरी लड़ाई में अकबर का जीत हुआ था और तीसरे में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी। और लास्ट ऑप्शन है 1757 ईस्वी। तो 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेज एक तरफ थे रॉबर्ट क्लाइव, एक तरफ थे सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी। तो मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी 1526 ईस्वी में। आपको पहले ही बता चुके हैं, मुगल वंश की स्थापना पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद हुआ था। पानीपत के प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु करने के बाद बाबर द्वारा मुगल वंश की स्थापना किया गया 1526 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन को जाते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान ले, जो क्वेश्चन आता है। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में एगो होम द्वारा किया गया था। जो एगो होम के द्वारा किया गया, इसके अध्यक्ष बनाया गया WC बनर्जी को, यानी बेमेश चंद्र बनर्जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, प्रथम अध्यक्ष। यह पहले होने वाला था पुणे में, लेकिन पुणे में प्लेग रोग फैल जाने के कारण इसको स्थानांतरित करके बम्बई में किया गया। और बम्बई में भी एक संस्कृत महाविद्यालय थे, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसका स्थापना किया गया था। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी, संस्थापक एओ हुम थे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि इस समय कांसा का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, इसलिए कहा गया हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। लोह युग नहीं होगा, क्योंकि लोहा का खोज सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व में, यानी उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेरा से हुआ था। इसलिए वह उत्तर वैदिक काल में आके लोहा का खोज हुआ, इसलिए आंसर लोह युग नहीं होगा, कांस्य युग होगा। हड़प्पा सभ्यता की किस युग की सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला 18 नंबर क्वेश्चन को आते हैं, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो लुम्बिनी जो पड़ता है वह नेपाल में पड़ता है। यहाँ पर बहुत ही जो है क्वेश्चन जानिए। ये भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, और यहाँ पर लुम्बिनी पूछ रहा है किस देश में, कहाँ है स्थान? तो वह नेपाल में है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, कहिएगा महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में लुम्बिनी नामक स्थान में कपिल वस्तु में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल में तराई में कपिल वस्तु नामक स्थान पर हुआ था। तराई का जो है नाम था लुम्बिनी। महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल में लुम्बिनी में कपिल वस्तु नामक स्थान पर हुआ था। इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। उसके बाद
अगला क्वेश्चन कराते हैं, हड़प्पा सभ्यता की में विशाल स्नानागार का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो विशाल स्नानागार का अवशेष मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहेगा या अन्नागार कहे, तो विशाल स्नानागार या अन्नागार कहे तो यह मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। और इसमें एक और ऑप्शन है लोथल, तो लोथल को कहा गया है बंदरगाह वाला स्थान। सब प्रथम बंदरगाह का अवशेष लोथल से मिला है। कालीबंगा से जोते हुए खेत का परिमाण मिला है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो फोर्ट विलियम जो है कलकत्ता में अवस्थित है। फोर्ट विलियम कलकत्ता में अवस्थित है, जो बार बार पूछा जाता है आपको से फोर्ट विलियम कहाँ है? तो फोर्ट विलियम कलकत्ता में अवस्थित है। और यहाँ पर देख लीजिए 4 ऑप्शन है, मुंबई, मद्रास, दिल्ली और कलकत्ता। ये चारों जो है महानगर का यहाँ ऑप्शन दिया गया है। मुंबई एक महानगर है, मद्रास का महानगर है, दिल्ली का महानगर है, कोलकाता भी एक महानगर है। तो हमें नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगा वह फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन का होगा। जो यूनिट एंड डायमेंशन आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, क्योंकि यूनिट और डायमेंशन के बिना आपका फिजिक्स जो है क्लियर नहीं होगा। यूनिट डायमेंशन फिजिक्स का जो है बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी साबित होता है। कहने का अर्थ है कि फिजिक्स जो है, अगर किसी को फिजिक्स से डर लगे तो कृपया चिंता न करें। जो है वीडियो अपलोड होगा, एक वीडियो पहले देख लें, आपको अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब सब करें, क्योंकि शेयर कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है विद्यार्थी जुट पाएंगे और वह भी लाभान्वित हो पाएंगे। इसलिए लास्ट में हम कहना चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उसके बाद अगर जो आप वीडियो देखे हैं इसको स्क्रीनशॉट लेके अपना नोटबुक में उसे हर पॉइंट को ऑनलाइनर के रूप में डिनोट कर ले। जय हिंद, जय भारत। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम है।